चलिए देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के इकाई 10 है। अब इसका नाम है परिस्थितिकी। इसमें हम चैप्टर 13, 14, 15, 16 पढ़ेंगे और इसमें जीवन तथा समष्टि के बारे में जानेंगे। उसके बाद परितंत्र और जीव विविधता एवं संरक्षण के बारे में जानेंगे। उसके बाद पर्यावरण के मुद्दे के भी बारे में जानेंगे। तो विविधता ही जीवित जीवों का केवल लक्षण नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तक का भी अंश है। और जीव विज्ञान का प्रस्तुतिकरण या तो वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान अथवा चिर प्रतिष्ठित तथा आधुनिक रूप में किया गया है। और इसका पिछला भाग जीव विज्ञान के आणविक पहलुओं की प्रयुक्ति यानी यूफ्रीमज्म है। और भाग्यवश हमारे पास बहुत से सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम जीव वैज्ञानिक सूचना को एक से सिद्धांत के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में बनते हैं। और परिस्थितिकी भी एक ऐसा ही सूत्र है जो कि जीव विज्ञान को समग्रात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और जीव विज्ञान संबंधी ज्ञान का सार यह है कि जीव समष्टि के रूप में किस प्रकार रहते हैं और अन्य जीवों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा समूह के रूप में इनका भौतिकवास किस प्रकार का है और यह किस प्रकार संगठित होकर समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ तक कि संपूर्ण जीव मंडल का निर्माण करते हैं। और इन सभी के बारे में परिस्थितिकी हमें ज्ञान प्राप्त कराती है। और इसका विशेष पहलू मानव जनित पर्यावरण विघटन तथा उससे उत्पन्न सामाजिक राजनीतिक मामलों का अध्ययन कराना है। और इस इकाई में उपयुक्त पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए वर्णन किया गया है। एक वैज्ञानिक है रामदेव मिश्रा। तो भारतवर्ष में रामदेव मिश्रा परिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जन्म 26 अगस्त 1908 में हुआ था। और इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में लीड्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर W.H. पियर्सल और FRS के अधीन वर्ष 1937 में परिस्थितिकी में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि ग्रहण की। और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी के वनस्पति विभाग में परिस्थितिकी विषय में शिक्षण तथा अनुसंधान के विभाग की स्थापना की। और इनके अनुसंधान ने उष्णकटिबंधीय समुदाय तथा उनके अनुक्रम में पादप समष्टि की पर्यावरणीय अनुक्रम तथा उष्णकटिबंधीय वन में पोषक चक्र तथा उत्पादनशीलता और अनुचारगाह पारिस्थितिकीय तंत्र आदि विषयों पर ज्ञान की आधारशिला रखी। मिश्रा जी ने भारतवर्ष में पारिस्थितिकी पर प्रथम स्नातकोत्तर पाठ्यपुस्तक की शुरुआत की। और इनके शिष्य ने रहकर 50 से भी अधिक विद्यार्थियों ने PhD की उपाधि प्राप्त की। और उन्होंने देश के अन्य विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थाओं में जाकर पारिस्थितिकीय शिक्षण एवं अनुसंधान का सूत्रपात किया। और इन्हें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी तथा वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में फिलोसफी से तथा पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के लिए संजय गांधी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हीं के प्रयासों से भारत सरकार ने नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग तथा कोऑर्डिनेशन 1972 की में हुआ था और इसकी स्थापना की थी। और बाद में जिसने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की स्थापना 1984 में हुआ था, इसकी स्थापना करने का मार्ग प्रस्तुत किया था। देखते हैं चैप्टर 13 देखते हैं और जीव और समष्टि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जीव और इसका पर्यावरण और समष्टियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। और हम जीव वैज्ञानिक संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। और ये जीव वैज्ञानिक संगठन स्तर है बृहत अणु कोशिकाएं, उत्तक, अंग, व्यष्टि और जीव, और उसके बाद समष्टि, समुदाय तथा परितंत्र और जीवों में। और इसका संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे वन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं तो प्रश्न उठता है पक्षी कैसे गाता है, यह पक्षी क्यों गाता है और कैसे। इन प्रकार के प्रश्नों के प्रक्रमों के पीछे क्रियाविधि जानने का जिज्ञासा है। जबकि क्यों प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम का महत्व तलाशा जाता है। और इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर पक्षी में वाक्य यंत्र और कंपमान अस्थि का प्रचालन हो सकता है, जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। जब आप अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अपने मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफ़ेद क्यों होते हैं?
भ्रमण को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है, और कैक्टस में कितने सारे कांटे क्यों होते हैं, और चूजे कैसे अपनी माँ को पहचान लेते हैं, आदि आदि। और आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवीय तथा भौतिकी यानी आजीवीय और अबायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिकीय जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है: जीव, समष्टि और समुदाय और जीवोम है। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकियों के जैविक और समष्टि स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव और इसका पर्यावरण के बारे में देखें तो जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से इकाई की पारिस्थितिकी है, और जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने वाले बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरणों के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। और अपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का चारों ओर घूर्णन, इसके अक्ष का झुकाव, तापमान की तीव्रता और अवधि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तन का कारण बनता है, और जिसके फलस्वरूप विभिन्न ऋतु बनती है। और ये परिवर्तन और वर्षण मिलकर प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे कि मरुस्थल वर्षा वन और टुंड्रा यानी बरसात या वर्षण में वर्षा और हिम दोनों शामिल है। और प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। भारत के प्रमुख जीवों जैसे चित्र में यहाँ दिया गया है, तो प्रमुख जीवों में इस चित्र को देखिए। और पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में ही है बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी है, जैसे कि झुलसते राजस्थानी मरुस्थल और निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन, गहरे महासागर की खाइयाँ और बेगवती सरिताएं और ध्रुवीय क्षेत्रों की अस्थायी तुषार भूमि और ऊंचे पर्वत शिखर, उबलते गर्म झरने और दुर्गंध युक्त कंपोस्ट गर्त आदि कुछ नाम है। और यहाँ तक कि हमारे आत भी सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियों का बेजोड़ आवास है। विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता के मुख्य तत्व क्या है? इस सबसे महत्वपूर्ण तत्व तापमान, जल, प्रकाश और मृदा है। हमें यह याद रखना जरूरी है कि भौतिक, रासायनिक यानी अजीवीय या अजैव और भौतिक रासायनिक घटक अपने आप में पूरी तरह से किसी जीव के आवास की विशेषता नहीं बताते। आवास में जीवी यानी बायोटिक घटन भी शामिल है, जैसे कि रोगजनक यानी पैथोजन और परजीवी, परभक्षी और जीव के वे स्पर्धी जिनके साथ वह लगातार पारस्परिक क्रियाएं करता है। हम यह मानते हैं कि एक लंबे समय में प्राकृतिक वर्णन द्वारा अपने आवास में उत्तरजीविता और वर्जनन को इष्टतम बनाने के लिए जीव ने अनुकूलनों को विकास किया है। प्रमुख अजैव कारक देखें। तापमान पारिस्थितिकी रूप में सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरण कारक है। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तुरंगता यानी एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तापमान और शून्य यानी सब जीरो से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री सेंटी से अधिक पहुंच जाती है। और लेकिन कुछ बेजोड़ आवास भी है, जैसे कि गर्म झरने और गंभीर सागर यानी गहरे सागर के उष्ण जलीय निकास, जहां औसत तापमान 100 डिग्री सेंटी से अधिक होता है। और यह सामान्य ज्ञान है कि आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते और न हो सकते हैं। हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं मिलते, और ट्यूना मछली महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है। और जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप उस समय अच्छी तरह से सराह सकते हैं जब आपको पता चले कि यह एग्जाइमो यानी प्रकरणों की बलगति यानी काइनेटिक्स को प्रभावित करते हैं, और इसके द्वारा आधारित उपापचय जीव के अन्य कार्यकीय प्रकारों का तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। और कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास यानी चरम सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं। ये है पिथुता जापी या यूरिथर्मल कहलाते हैं। ये
हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश तापमानों के कम परास में ही रहते हैं, जैसे कि जीव तनुतापी ये कहलाते हैं, जीव तनुतापी कहलाते हैं, यानी एक्सटर्नल थर्मल कहलाते हैं। और विभिन्न जातियों में भौतिकीय वितरण काफ़ी हद तक उनकी तापीय सहन शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि आपके अध्याय में कुछ पृथुतापी और तनुतापी प्राणियों और पादपों के नाम आते हैं। हाल ही के वर्षों में धीरे धीरे बढ़ते हुए औसत भूमंडलीय तापमान पर चिंता बढ़ती है, और इसके अध्याय 16 में पढ़ेंगे। अगर आप बढ़ोतरी जारी अगर यह बढ़ोतरी जारी रही तो आपको आशा है कि कुछ जातियों के वितरण का दायरा प्रभावित होगा। जल के बारे में देखें। तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जल है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी से ही जन्मा था, और यह बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही वहाँ रहना संभव है। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। आप सोचते होंगे कि महासागरों, झीलों और नदियों में रहने वाले जीवों को जल संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा, लेकिन यह सच नहीं है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता यानी रासायनिक संघटन pH महत्वपूर्ण होते हैं, और लवण की सांद्रता यानी प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई है। लवण की सांद्रता अतः स्थलीय जल में 5% से कम, समुद्र में 30 से 35% और कुछ अति लवणीय लघुनों में 100% से अधिक होते हैं। और कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, यानी पृथुलवणीय या यूरिहेलाइन है, और लेकिन अन्य कम परास में सीमित होते हैं, यानी तनुलहड़वी या स्टेनोहेलाइन। और बहुत से लवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी लवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें प्रासरण यानी ऑस्मोटिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रकाश के बारे में देखें तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव है। इसलिए हम जीवधारियों के लिए विशेष रूप से स्वपोषीय यानी ऑटोट्रॉफ के लिए प्रकाश के महत्व को समझ सकते हैं। वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे यानी शाक और झाड़ियां बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलित है, क्योंकि उन पर सतत लंबे बितानमय पेड़ों की छाया रहती है। और बहुत से पौधे भी पुष्पायन हेतु अपनी दीप्तिकालिक यानी फोटोपीरियोडिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। और बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि यानी दीप्ति काल में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपनी चारों ओर खोजें, और जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं। अब पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। लेकिन महासागरों की गहराई जो 500 मीटर से अधिक है, तो गहराई में पर्यावरण निरंतर अंधकारमय रहता है, और वहाँ रहने वालों के यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है। जब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, तब उनकी और ऊर्जा की स्रोत क्या है, तो सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम में गुणता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनिक घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है, जबकि महासागरों की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाली समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं है। और समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में से की गंभीरतम जल में मिलने की संभावना है। और क्यों मृदा देखें तो विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न होते हैं। यह जलवायु अपक्षय प्रक्रम यानी विदरिंग प्रोसेस, क्या यह वाहित या अवसादी है यानी सेडिमेंट्री है, और तथा इसका विकास कैसे हुआ, और इन सब बातों पर निर्भर है। और
और मृदा की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि मृदा संगठन, कण साइज और पुंजन मृदा के अंतःस्रवण यानी पार्कोलेशन तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। और इन विशेषताओं के साथ साथ पीएच खनिज संगठन और स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी जैसे प्रचालक काफ़ी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सका और इसी प्रकार जलीय पर्यावरण और क्षारीय विशेषताएं प्रायः वहां पनपने वाले नितलस्थ प्राणियों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। उसके बाद आजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया के बारे में देखें। यह अनुभव कर लेने के बाद कि अनेक आवासों की अजीबीय परिस्थितियां कभी न कभी सशक्त रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम पूछते हैं कि इस तरह के आवासों में रहने वाले जीव दबाव वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं और या कैसे उन परिस्थितियों में रहने की युक्ति ढूंढते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि आखिर अत्यधिक परिवर्तनशील बाहरी पर्यावरण जीवों को क्यों परेशान करता है। व्यक्ति यह आशा करेगा कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान अनेक जातियों ने अपेक्षाकृत स्थिर अस्थायी आंतरिक यानी शरीर के भीतर ही पर्यावरण विकसित कर लिया होगा और यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्यकीय प्रक्रियाओं को अधिकतम दक्षता से होने देता है और इस प्रकार जातियों की तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। और उदाहरण के लिए यह निरंतरता शरीर के इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के पराशरणी सांद्रता के रूप में हो सकता है। तब आदर्श जीव को अपने आंतरिक पर्यावरण कहा जाने वाले प्रक्रम की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भले ही परिवर्तित बाह्य पर्यावरणीय परिस्थितियां उसके समस्थापन को बिगाड़ना चाहें। और इस महत्वपूर्ण संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हम एक सादृश्य की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवेश का तापमान 25 डिग्री से होने पर सर्वोत्तम रूप से कार्य कर सकता है और जब बाहर झुलसने वाली गर्मी होने या जमा होने वाली ठंडी होने पर भी अपने निष्पादन को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है। यह कार में यात्रा करते हुए और अपने कार्यस्थल पर गर्मियों में वर्तमान कूलर यानी एयर कंडीशनर और सर्दियों में तापक यानी हीटर का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है। तब भले ही उसके बाहर का मौसम कुछ भी हो उसका निष्पादन हमेशा अधिकतम होगा। यहाँ व्यक्ति का समस्थापन कार्यकीय साधनों के बजाय कृत्रिम साधनों द्वारा हासिल किया जाता है। दूसरे जीव इन परिस्थितियों में कैसे रह सकते हैं। हमें विभिन्न भावनाओं का अध्ययन करना चाहिए। पहला देखें नियमन करना देखें तो कुछ जीव समस्थापना कार्य की यानी कभी कभी व्यवहारिक भी साधनों द्वारा बनाए रखते हैं जिससे शरीर का तापमान पराशरणी सांद्रता आदि स्थिर रहता है। और सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न केशोरुकी और कुछ अकेशोरुकी जाति वास्तव में ऐसे नियमन यानी ताप नियमन और पराशरण नियम बनाए रखने में सक्षम है। विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारियों की सफलता इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम हैं और चाहे वे अंटार्कटिका में रहे या सहारा के रेगिस्तान में रहे। और अधिकतर स्तनधारियों द्वारा अपने शरीर में तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि अपनाई जाती है वह वैसी ही है जैसे कि मानव अपनाते हैं। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस स्थित रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शारीरिक तापमान से अधिक होता है तब हमें बेहद पसीना आता है और गर्मी के फलस्वरूप पसीना के वाष्पन बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन वैसा ही है जैसे कि डेजर्ट कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। और शीत ऋतु जब पर्यावरणीय तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है हम कांपने लगते हैं और जो एक प्रकार का व्यायाम है जिससे ऊष्मा पैदा होता है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन पौधे में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं है। उसके बाद दूसरा देखें संरूपण रखना देखें तो
प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या लगभग 99% संख्या और लगभग सभी पौधे स्थित आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते। उनके शरीर का तापमान परिवेश तापमान के अनुसार बदलता रहता है और जलीय प्राणियों के शरीर के तरल की प्रसारणी सांद्रता परिवेश जल की प्रसारणी सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है और ये प्राणी और पादप सनुरूपी यानी कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। और जीव के लिए स्थित आंतरिक पर्यावरण के लाभ को देखते हुए हमें यह अवश्य पूछना चाहिए कि ये सनुरूपी विकसित होकर नियामक क्यों नहीं बनते। और हमें ऊपर जिस मानव सादृश्य का उदाहरण दिया गया उसे स्मरण कीजिए। और कितने लोग नहीं जानते हैं कि उनके पास भी एक वातानुकूलर हो और कितने हैं जो वास्तव में उसे खरीद सकते हैं। और बहुत से लोग गर्मी के महीनों में केवल पसीना निकल जाने देते हैं और उपनाकूलतम यानी सब ऑप्टिमम निष्पादन से ही संतोष कर लेते हैं। बहुत से जीवों के लिए ताप नियमन यानी इन सब ऑप्टिमल ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीला है। और यह बात मंजूर यानी श्रू और गुंजन पक्षी जैसे छोटे प्राणियों के मामले में विशेष रूप से सच है। ताप हानि या ताप लाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रकार है। और चूंकि छोटे प्राणियों का पृष्ठ क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज़्यादा होता है और इसलिए जब बाहर ठंडी होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है और ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और यह मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विकास क्रम के दौरान स्थित आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने के लागत और लाभ का विचार किया जाता है। कुछ जातियों ने नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन केवल सीमित परास वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों में। यदि पर्यावरणीय परास ज्यादा हो तो वे केवल सनुरूपी करते हैं। अगर दबाव भरी बाहरी परिस्थिति के स्थान विशेष में है अथवा केवल थोड़ी अवधि के लिए हैं तो जीव के पास दो अन्य विकल्प हैं। तीसरा देखिए प्रवास करना के बारे में देखें तो जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चल जाएं और जब दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस लौट आए। मानव सादृश्य में यह नीति ऐसी है जैसे गर्मी की अवधि में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाता है और अनेक प्राणी विशेषतः पक्षी शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अतिथि अनुकूली क्षेत्र में चले जाते हैं। और प्रत्येक शीतकाल में राजस्थान स्थित प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी भरतपुर, साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को अतिथि के रूप में स्वागत करता है। उसके बाद चौथा देखें निलंबित करना। देखें तो जीवाणुओं को और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भीति वाले जीवाणु बन जाते हैं जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। उपयुक्त पर्यावरण पर उपलब्ध होने पर ये अनुकूलित हो जाते हैं और उच्च तापों में बीज और कुछ दूसरी वनस्पति जनन संरचनाएं उनके परिक्षेपण में सहायता करने में अतिरिक्त दबाव वाले समय से पार पाने के साधन के रूप में काम आते हैं। नमी और तापमान की अनुकूल परिस्थितियों में वे नए पादपों के रूप में अंकुरित होते हैं और वे अपनी उपापचयी सक्रियता को कम कर और प्रसुप्ति यानी डॉर्मेंसी अवस्था में जाकर ऐसे करते हैं। और प्राणियों में अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता तो वह समय में पलायन करके दबाव से बचता है। और शीत ऋतु में भालुओं की शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन में जाना और तथा उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। और कुछ घोंघे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु में से संबंधित ताप तथा जल शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता यानी एस्टिवेशन से चली जाती है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलें और तालाब में प्राणी प्लवक की अनेक जातियां उपरती यानी डायापॉज में आ जाती है और जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। उसके बाद देखिए अनुकूलन के बारे में देखें
तो अपने पर्यावरण की चरम परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमने जीवों के उपलब्ध अनेक विकल्पों को अपनाते देखा और यहाँ कुछ जीव विशेष कार्य किए सामंजस्य द्वारा अनुक्रिया करने में समर्थ होते हैं और जबकि दूसरे जीव व्यवहारिक अनुक्रिया द्वारा करते हैं, यानी अस्थायी रूप से कम दबाव भरे आवास में प्रवास करते हैं और ये अनुक्रिया वास्तव में उनका अनुकूलन भी है और इसलिए हम अनुकूलन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, यह जीव का कोई एक ऐसा गुण यानी अकारिकीय, कार्यकीय या व्यवहारिक तो ऐसा गुण है जो उसे अपने आवासों में जीवित बने रहने और जनन करने की योग बनाता है और अनेक अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवांशिकतः स्थिर हो गए हैं और जल के बाह्य स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपने जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वास की ऑक्सीकरण यानी जिसमें जल का उप उत्पाद है ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम है और इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता भी है और जिससे उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के लिए जल के न्यूनतम आयतन काम में लाई जाती है। उसके बाद देखें अनेक मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपतत्व यानी क्यूटिकल होती है और उनके रंध्र यानी एस्टोमेटा गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो और उनके प्रकाश संश्लेषण मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं जिसके कारण वे अपने रंध्र दिन के समय बंद रख सकते हैं और कुछ मरुस्थलीय पादपों जैसे नागफनी है, केकट्स है और आदि में पत्तियां नहीं होती और बल्कि वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण का प्रकार चपटे तनों द्वारा होता है। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अनुपात आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो और यानी यह एलन का नियम कहलाता है और एलन के नियम के हिसाब से और ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसी जलीय स्तनधारियों में उनकी त्वचा के नीचे वासा की मोटी परत होती है और जो उष्मरोधी यानी इंसुलेटर का काम करती है और शरीर की ऊष्मा हानि को कम करती है और कुछ जीवों के अनुकूलन कारकीय होते हैं जिसकी वजह से वे दबावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति शीघ्र अनुक्रिया करते हैं। अगर आपको कभी उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में जाने का मौका मिले जहां 3500 मीटर से अधिक, मनाली के पास रोहतांग दर्रा, तिब्बत में मानसरोवर तो मिले तो अपने तुंगता बीमारी का अवश्य अनुभव किया होगा और इस बीमारी के लक्षण है मिचली थकान और हृदय स्पंद में वृद्धि। इसका कारण यह है कि उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम होते हैं और इसलिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे आप पर्यानुकूलित हो जाते हैं और आपको तुंगता बीमारी का अनुभव नहीं होता। आपके शरीर ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? आपका शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाकर हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घटाकर और श्वसन दर बढ़ाकर लेता है। और हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में अनेक जनजातियां रहती हैं। पता लगाइए कि क्या मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में उन जनजातियों में सामान्यतः लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है और यानी कुल हीमोग्लोबिन की। अधिकांश प्राणियों में उपापचयी अभिक्रिया और अणुअभिक्रिया और इसलिए सभी कार्यकीय प्रकार संकीर्ण तापमान परास से इष्टतम होते हैं, यानी मानव में यह तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव यानी आर्किड बैक्टीरिया भी है जो तप्त झरनों और गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकासों में जहाँ तापमान 100 डिग्री से भी ज़्यादा है उसमें खूब फलते फूलते हैं। और यह कैसे संभव है? अनेक मछलियाँ दक्षिण ध्रुवीय जल में खूब पनपती है जहाँ का तापमान हमेशा शून्य से कम हो रहता है। वे अपने शरीर के तरल को जमने से कैसे बचा लेती हैं। अनेक समुद्रीय केशरुकी और मछलियाँ महासागर की बहुत गहराई में रहती है और जहाँ का दाब उस सामान्य वायुमंडलीय दाब में 100 गुना अधिक होता है जो हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। और वे ऐसे जबरदस्त दाब में कैसे रहती हैं और क्या उनमें कोई विशेष एंजाइम होते हैं? ऐसी चरम पर्यावरणीय परिस्थिति
परिस्थितियों में रहने वाले जीव जैव रासायनिक अनुकूलनों का मोहक अनुक्रम में विन्यासी दर्शाते हैं। कुछ जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए व्यवहारिक अनुक्रिया दर्शाते हैं और स्तनधारियों में अपने आवास के उच्च तापमान से निपटने के लिए जो कार्यकीय योग्यता होती है, मरुस्थल की छिपकलियों में इस योग्यता की कमी है, लेकिन वे व्यवहारिक साधनों द्वारा अपने शरीर के तापमान को काफ़ी स्थिर बनाए रखती हैं। जब उनका तापमान सुविधा स्तर से नीचे चला जाता है तब वे धूप सेक कर ऊष्मा अवशोषित करती है, लेकिन जब परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तब वे छाया में चली जाती है। कुछ जातियों में भूमि से ऊपर की ऊष्मा से बचने के लिए मिट्टी में बिल खोदने की क्षमता होती है। उसके बाद समष्टि के बारे में देखें, समष्टिया के बारे में देखें तो इसमें समष्टि गुण के देखते हैं। प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दृश्य विरल ही होती हैं और इसमें से अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, सामान्य साधनों का साझा उपयोग करते हैं और अथवा उनके लिए स्पर्धा करते हैं, संकरण यानी इन ब्रीड करते हैं और इन प्रकार से समष्टि की रचना करते हैं। हालांकि संकरण शब्द से लैंगिक जनन कार्य अंतर्निहित है, लेकिन अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाले व्यष्टियों का समूह को भी पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए आमतौर से समष्टि मान लिया जाता है। आर्द्र भूमि में सभी जलकाक, वन क्षेत्र के सागवान के पेड़ और संवर्धन प्लेट के जीवाणु, त्याग दिए गए आवास में चूहे और तालाब में कमल के पौधे आदि समष्टि के कुछ उदाहरण हैं। और पहले अध्यायों में आपने यह सीखा है कि हालांकि व्यष्टि जीव वह है जो परिवर्तित पर्यावरणीय का सामना करे और प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेषकों यानी ट्रेड को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर ही होता है और इसलिए समष्टि परिस्थितिकीय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह परिस्थितियों को समष्टि अनुवंशिकीय यानी जेनेटिक और विकास से जोड़ता है। समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। व्यष्टि जन्मता और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती है। समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों से संबंधों में संख्या में परिवर्तन वृद्धि या ह्रास के रूप में प्रकट किया और उदाहरण के लिए अगर किसी ताल में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे और जनन द्वारा 8 नए पौधे और हो जाते हैं, जिससे वर्तमान समष्टि 28 हो जाते हैं, तो हम जन्म दर को 8/28 बराबर 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से परिकलन यानी कैलकुलेटर करते हैं। अगर प्रयोगशाला समष्टि में 40 फल मक्खियों में से 4 व्यष्टि किसी विशिष्टीकृत समय अंतराल में मान लीजिए 1 सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, तो उस समय के दौरान समष्टि में मृत्यु दर 4/40 बराबर 0.1 व्यष्टि प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह कहलाएगी। और समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर या मादा का अनुपात है। व्यष्टि या तो नर है या मादा है, लेकिन समष्टि का लिंगानुपात होता है। और जैसे कि समष्टि का 60% स्त्री है और 40% नर है। और किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनते हैं। अगर समष्टि के लिए आयु वितरण दी गई आयु अथवा आयु के वर्ग के समष्टि का प्रतिशत आरेखित किया गया यानी प्लाटेड किया गया, तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। और मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर और स्त्री का आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाते हैं। और पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति प्रतिबिंब करता है, जैसे क्या यह बढ़ रहा है और क्या स्थिर है और घट रहा है इसका। और समष्टि का साइज आवास में उसी की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। समष्टि हम कैसे भी परिस्थिति की प्रक्रम अन्वेषण करना चाहे और भले ही यह दूसरी जाति से स्पर्धा का परिणाम हो, परभक्षी का प्रभाव हो या पीड़क
पीरकनाशी अनुप्रयुक्त अप्लाइड करने का प्रभाव, और हम उनका मूल्यांकन हमेशा ही समष्टि के साइज में कोई परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। प्रकृति में समष्टि के साइज की इतनी कम संख्या में भी, यानी जैसे 10 से कम भरपूर आर्द्र भूमि में भी, इसमें भी 10 से कम भरतपुर आर्द्र भूमि में भी साइबेरियाई सारस का किसी साल लाखों से हो सकता है, यानी इन तालाब में क्लेमिडोमोनास हो सकता है। और यह आवश्यक नहीं है कि समष्टि को जो अधिक तकनीकी रूप से समष्टि घनत्व कहलाती है, यानी एन के रूप में अभिहित कहलाती है। और हालांकि समष्टि घनत्व के सबसे उपयुक्त माप आमतौर पर कुल संख्या है, और कुछ मामलों में यह अर्थहीन होते हैं अथवा इसका निर्धारण कठिन होता है। और किसी क्षेत्र में अगर 2 अनुपात नियम पादप है, लेकिन केवल एक अकेला बड़े बितानी यानी कैनोपी वाला बरगद का विशाल वृक्ष है, तो यह कहना है कि पार्थोनियम के सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व कम है, और उस समुदाय में बरगद की महत्वपूर्ण भूमिका को आवंकन करने में बराबर है। और ऐसे मामलों में समष्टि साइज के माप के लिए प्रतिशत आवरण अथवा जीवभार यानी बायोमास अधिक अर्थपूर्ण है। अगर समष्टि बहुत बड़ी है तो और गणना असंभव है अथवा बहुत समय लेने वाली है, तो कुल संख्या को अपनाने का आधार भी सरल नहीं है। अगर आपके पास प्रयोगशाला में पैराडाइस में जीवाणुओं का घना संवर्धन यानी कल्चर है, तो उसका घनत्व बनाने की सर्वोत्तम माप क्या है? कभी कभी पारिस्थितिकी अन्वेषण के लिए निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षित घनत्व से भी उद्देश्य की पूर्ति भली भांति हो जाती है। उदाहरण के लिए प्रति पाश यानी ट्रेप पकड़ी गई मछली की संख्या झील के कुल समष्टि घनत्व की काफ़ी ठीक माप है। और हम बहुधा समष्टि के साइज के बिना वास्तव में गिने अथवा बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से आकलन करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ आरक्षित यानी रिजर्व्स में बाघ गणना प्रायः पग चिन्हों और मल्ल गुटिकाओं यानी पैलेट आधारित होते हैं। और समष्टि वृद्धि के बारे में देखते हैं। किसी जाति के लिए समष्टि की साइज स्थैतिक प्रचाल नहीं है, और यह समय समय पर बदलता रहता है, जो विभिन्न कारकों पर आहार उपलब्धता पर भक्षम दाब और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तव में ये परिवर्तन हमें समष्टि में क्या घटित हो रहा है और इसका कुछ बोध कराते हैं, और क्या समष्टि घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है। अंतिम कारक कुछ भी हो रहे हैं, परंतु दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों यानी प्रोसेस में घटता बढ़ता है। और इन चारों में से 2 यानी जन्म दर और अप्रवासन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं, और 2 यानी मृत्यु दर तथा उत्प्रवासन इसे घटाते हैं। जैसे जन्म दर में देखें तो जन्म दर से मतलब समष्टि के जन्मे उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। मृत्यु दर में तो यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौत की संख्या से है। और अप्रवासन में देखें तो उसी जाति के व्यष्टि की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। और उत्प्रवासन देखें तो समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इसलिए अगर समय t पर समष्टि घनत्व n है, तो समय t+1 पर इसका घनत्व n बराबर nt प्लस nbt माइनस ADE है। और ऊपर दिए गए समीकरण से आप देख सकते हैं कि अगर जन्म लेने वालों की संख्या जमा अप्रवासियों की संख्या मरने वालों की संख्या जमा उत्प्रवासियों की संख्या यानी DE से अधिक है, तो समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा, अन्यथा यह घट जाएगी। और सामान्य परिस्थितियों में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे 2 कारक विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आवास की बस्ती अभी बनी है, तो जन्म दरों और अपेक्षा अप्रवासन समष्टि की वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण है। वृद्धि मॉडल के देखें तो क्या किसी समष्टि की वृद्धि समय के साथ कोई विशिष्ट और प्रयुक्ति
प्रयोगति योग प्रतिरूप दर्शाती है। और हम अपने देश में मानव समष्टि की अनियंत्रित वृद्धि और इससे जन्मी समस्याओं से चिंतित है। और इसलिए अगर प्रकृति में भिन्न प्राणी समष्टि इसी तरह वृद्धि करती है अथवा वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती है, इस बारे में हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। समष्टि वृद्धि को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है और इस बारे में शायद हम प्रकृति से एक दो बातें सीख सकते हैं। इसमें चरघातांकीय वृद्धि के बारे में देखें तो किसी समष्टि में क वाला है चरघातांकीय वृद्धि, तो किसी समष्टि की आबादिक वृद्धि के लिए स्पष्टतः संसाधन यानी आहार और स्थान उपलब्ध होना आवश्यक है। और आदर्शतः आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने और अपने जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है। जैसे कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए क्षेत्र किया और तब समष्टि चरघातांकीय यानी एक्सपोनेंशियल अथवा ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल और शैली से वृद्धि करती है। अगर एन साइज की समष्टि में जन्म दर यानी कुल संख्या नहीं बल्कि प्रति जन्म दर बी के रूप में और मृत्यु दर यानी प्रति व्यक्ति मृत्यु दर डी के रूप में निरूपित की जाती है, तब इसकी इकाई समय अवधि टी के दौरान वृद्धि या कमी निर्मित होगी। और इस समीकरण दिया गया। इस समीकरण में स्मॉल आर प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है और समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजैविक कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रचालक है। स्मॉल आर के परिणाम यानी मैग्नीट्यूड के बारे में आपको कुछ बोध कराने के लिए नॉर्वे चूहे के लिए R 0.015 है और आटा भृंग के लिए यह 0.12 है। और 1981 में भारत वर्ष में मानव समष्टि के लिए R मान 0.0205 थी और वर्तमान R मान क्या है पता कीजिए। और इसके परिकलन के लिए आपको जन्म दरों और मृत्यु दरों का पता होना जरूरी है। ऊपर दिया गया समीकरण समष्टि के चरघातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि बताता है और चित्र में यहाँ 13.5 में दिया गया है। और यह जब एन को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इनका नतीजा जे आकार का वक्र है। अगर आपको मूलभूत आकलन आता है तो आपका चरघातांकीय वृद्धि समीकरण के समकालित रूप को निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे एन टी बराबर एन ओ और एन टी बराबर फिर समय टी में समष्टि घनत्व और एन ओ बराबर समय शून्य से समष्टि घनत्व, आर बराबर प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर और ई बराबर प्राकृतिक लघुगणकों का आधार। और असीमित संसाधन परिस्थितियों में चरघातांकीय रूप के वृद्धि करने वाली कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल समष्टि घनत्वों तक पहुंच सकती है। और डार्विन ने दर्शाया कि हाथी जैसे धीमे बढ़ने वाले प्राणी रोक न होने पर विशाल संख्या पर तक पहुंच सकता है और चरघातांकीय रूप से वृद्धि करने पर विशाल समष्टि कितनी जल्दी निर्मित हो जाती है, इसके बारे में निम्नलिखित किस्सा लोकप्रिय है। राजा और मंत्री शतरंज खेलते बैठे हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त राजा मंत्री द्वारा प्रस्तावित किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा कि अगर वह जीत गया तो वह गेहूं के केवल कुछ दाने लेगा और उसकी मात्रा शतरंज की विरासत के पहले खाने में यानी वर्ग में 1 दाना, तब दूसरे दाने में 2 और तीसरे में 4, चौथे में 8 और इन प्रकार दोनों को पिछली मात्रा से दुगुना करते हुए अगले खानों से रखने जाना है। और जब तक कि सभी 64 खाने भर नहीं जाते, राजा ने मूर्खतापूर्वक लगने वाले शर्त मान ली और खेल शुरू किया। लेकिन राजा के दुर्भाग्यवश मंत्री जीत गया और राजा को लगा कि मंत्री की शर्त पूरा करना बहुत आसान था और उसने पहले खाने में 1 दाना रखकर शुरुआत की और मंत्री द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अन्य खानों को भरता गया। लेकिन बिसात के आधे खाने भरने तक राजा ने अनुभव किया कि उसके
राज्य में उत्पादित सारे गेहूँ मिलकर सभी 64 वर्गों को नहीं भर सकते। और अब छोटे से पैरामीशियम के बारे में सोचिए, जो केवल एक व्यष्टि से आरंभ करके द्विविभाजक यानी बाइनरी फिशन द्वारा प्रतिदिन संख्याओं को दोगुनी करता रहता है। और कल्पना कीजिए कि 64 दिनों में इनकी समष्टि साइज दिमाग को चकरा देने वाली हो जाएगी और बत्तखें असीमित आहार और स्थान उपलब्ध होता रहेंगे। उसके बाद देखें संभात तंत्र यानी लॉजिस्टिक वृद्धि के बारे में देखते हैं। तो संभात तंत्र वृद्धि देखें तो प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चरघनता की वृद्धि होती रहे। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। आखिर वे युगतम व्यष्टि जीवित बना रहे और जनन करे। अनेक देशों की सरकारों ने भी इस तथ्य को समझा है और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित करने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रकृति ने दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं और इसके आगे और वृद्धि संभव नहीं है। और उस आवास में उन जाति के लिए इस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमता मान लेते हैं। और किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चात प्रवस्था यानी लैग पेश दर्शाते हैं और उसके बाद त्वरण और मंदन और अंततः अंतरस्पर्शी प्रवस्थाएं आती है। और जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है, समय के संदर्भ में एन का आरेख से सिग्माइड वक्र बन जाता है। और इस प्रकार की समष्टि वृद्धि बरहुस्ट पर पॉलीजेस्ट वृद्धि कहलाता है और निम्नलिखित समीकरण दर्शाते हैं। समीकरण दर्शाते हैं कि dn/dt बराबर rn होल के माइनस एन होल बाई के है। और जहाँ एन समय t पर समष्टि घनत्व r बराबर प्राकृतिक वृद्धि की दर और k बराबर पोषण क्षमता। अधिकांश प्राणियों के समष्टि में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित यानी फाइनाइट है और देर सवेरे सीमित होने वाले। इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना गया है। सरकारी जनगणना से भारतवर्ष के लिए पिछले 100 वर्षों के समष्टि आंकड़े एकत्रित कीजिए, जिन्हें आरेखित कीजिए और जांचिए कि कौन सा वृद्धि प्रतिरूप स्पष्ट है। उसके बाद जीवन वृत्तीय विभिन्नता के बारे में देखें। समष्टियाँ जिस आवास में रहती है उसमें अपनी जनन योग्यता, जिसे डार्विन योग्यता भी कहा जाता है, और उसको अधिकतम बनाने के विकसित करती है। एक खास प्रकार के वर्णन दबाव सेट में जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्त की ओर विकास करते हैं और कुछ अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करती है। प्रशांत महासागरीय समान मछली और बास है, जबकि अन्य अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करती है। अधिकांशतः पक्षी और स्तनधारी है। कुछ छोटी साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करती है, यानी ऑयस्टर और पेलेजिक मछलियां है, जबकि कुछ बड़ी साइज की संतति कम संख्या में उत्पन्न करती है, जैसे पक्षी और स्तनधारी है। इसलिए योग्यता को अधिकतम करने के लिए कौन वांछनीय है? परिस्थितिविदों का सुझाव है कि जीवों के जीवन वृत्त विशेषक यानी ट्रेड जिस आवास में वे रहते हैं, जिसके आजीवीय और जीवीय घटकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकसित होते हैं। भिन्न जातियों में जीवन वृत्त विशेषकों का विकास इन समय अनुसंधानों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और परिस्थितिविद अनुसंधान में लगे हुए हैं। उसके बाद समष्टि पारस्परिक क्रियाएं के बारे में देखें। क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का आवास हो? ऐसा कोई आवास नहीं है कि अवर्क नहीं है और इसलिए ऐसे स्थिति अकल्पित है और किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसको वह भोजन के रूप में ले सके। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती है, अकेली जीवित नहीं रह सकती और इस मृदा के कार्बनिक
पदार्थ को तोड़ने और कार्बनिक पोषकों को इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण की व्यवस्था कैसे करेगी? यह स्पष्ट है कि प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव न तो पृथक रह सकते हैं और न ही रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। न्यूनतम समुदाय में भी अनेक परस्पर क्रियाएं, अनुबंधताएं होती है। हालांकि सभी बंधताएं आसानी से दिखाई नहीं देती और अंतर्राज्यीय पारस्परिक क्रिया दो भिन्न जातियों को समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। वे क्रियाएं एक जाति और दोनों जातियों के लिए हितकारक, हानिकारक या उदासीन, न हानिकारक न लाभदायक हो सकती है। लाभदायक पारस्परिक क्रियाएं के लिए प्लस चिन्ह तथा हानिकारक के लिए माइनस चिन्ह और उदासीन के लिए 0 चिन्ह से दर्शाते हैं। आइए अंतरराज्यीय पारस्परिक क्रियाओं के सभी संभावित प्रमाणों का विचार करें। एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहपोषकता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में दोनों को हानि होती है। परजीविता और परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है, क्रमशः परजीवी और परभक्षी को। और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति यानी क्रमशः परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक है। और ऐसी पारस्परिक क्रिया जिनमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होती है और न हानि, और उसमें सहभोजिता कहलाते हैं। दूसरी ओर अंतरजातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। परभक्षण, परजीविता और सहभोजिता इन तीनों की एक साझा विशेषता है। पारस्परिक क्रिया करने वाले जाति या निकटतम के साथ साथ रहती है। परभक्षण के बारे में देखें, यदि किसी समुदाय में पादपों को और खाने के लिए प्राणी ही न हो तो पर स्वपोषी जीवों द्वारा स्थित की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा? परभक्षण को आप प्रकृति का ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थित की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को अंतरात्रित होती है। और जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरण का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन बीज को खाने वाले गौरैया भी परभक्षी से कम नहीं है। हालांकि पौधे को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों संदर्भ में वे भी परभक्षी से ज्यादा भिन्न नहीं है। और पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सेनाल यानी इनकंड्यूट के रूप में कार्य करने वाले के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वे शिकार समष्टि को नियंत्रित करते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता और परितंत्र में अस्थिरता आ जाती। और जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियाँ लाई जाती है तो वे आक्रामक हो जाती है और तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि आक्रांत भूमि के उपपुष्ट के प्राकृतिक परभक्षी रही होती है। और 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने वहाँ लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। और अंत में नागफनी खाने वाली परभक्षी यानी एक प्रकार का शलभ को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलियाई लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। और कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधि या परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है। और परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करने के किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करती है। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर राज्यीय यानी इंटरटाइडल समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतरराज्यीय क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दिए गए तो अंतरजातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही अकेशुरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। और अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अतिदोहन करता है तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए और उनके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाए। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी है और परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली है। और कीटों और मेढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए
गुप्त रूप से रंगीन यानी दन मावरण होती है और कुछ शिकार जाति या वैशैली होती है और इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते। और मरका उसके बाद है मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी यानी पक्षी के लिए बहुत सी अरुचिकर यानी स्वाद में खराब है। और यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इन इल्ली यानी केयर पिल्लर अवस्था में विषैली खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। और पौधे के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी है। लगभग 25% कीट परभक्षी यानी फाइटोफेगस है, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं। पादप के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वे अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते जैसे कि प्राणी कर सकते हैं। और इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अकारिकी और रासायनिक सुरक्षा विधियां विकसित कर ली है। और रक्षा के सबसे सामान्य अकारिकीय साधन कांटे यानी एकेशिया कैक्टस। बहुत से पादप ऐसे रासायनिक उत्पाद और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं और पाचन का अनुसंदमन करते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। और अपने परित्यक्त खेतों में उगे रहे केलोट्रोपिक खरपतवार अवश्य देखी होगी। यह पौधे अत्यधिक विषैली हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है और इसी प्रकार अपने किसी पौधे या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा होगा। और रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधे से व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्षित करते हैं यानी जैसे निकोटीन, कैफीन और क्विनीन और स्ट्रिक्नीन है और अफीम आदि भी है, वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये रसायन चारकों यानी ग्रेजर से बचने की रक्षा विधियां हैं। उसके बाद स्पर्धा के बारे में देखें। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और युगतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो यह निश्चय यानी कायक था कि जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधन के लिए स्पर्धा करती है जो सीमित है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे असंबंधित जातियां भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती है। उदाहरण के लिए एक दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में अंगतूक, फ्लेमिनो और वहीं की आवासीय मछलियां साझा आहार झील में प्राणी पलवक के लिए स्पर्धा करती है। दूसरी बात यह है कि स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। बाधा स्पर्धा में ये एक जाति की सदन दक्षता दूसरी जाति की बाधाकारी और सदम्यनीय उपस्थिति के कारण घट सकती है, भले ही संसाधन यानी हार और स्थान पर्यावरण मात्रा में उपलब्ध हो। इसलिए स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाए। और प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसे कि गौशे और दूसरे परिस्थितिविदों ने किया कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूपी में उत्तम जाति अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देती है। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार के स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य मिलते हैं। और उसके बाद गैलापेगा द्वीप में बकरी लाई जाने वाली एक एबेंडन कुछ एक दशक कम से कम 10 वर्ष से में भी विलुप्त हो गए, जिसका स्पर्श कारण था बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता। प्रकृति में स्पर्धा होने पर दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन है। और स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया है, स्पर्धी जाति को परिगुणात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसकी वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। और कॉर्नेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकल बैलेंस की अंतर ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता है और इसने छोटे बार्नेकल चेथेमेलस को उस क्षेत्र से निकाला दिया।
जातियाँ जहाँ आमतौर पर मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। प्रजनन नियम यह कहलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अंतरकाल तक साथ साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त कर दी जाती है, और ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी होंगे, अन्यथा नहीं। अत्यधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यकरण की पुष्टि नहीं करते और वे प्रकृति में अंतरजातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं, पर वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा समान करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती है जो बहिष्कार की बजाय सह अस्तित्व को बढ़ा दे, और ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती है तो उदाहरण के लिए वे आसन यानी आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती है। और मैक आर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी यानी बर्बर की 5 निकटतम संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रही, और पेड़ की शाखाओं और बीतान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चरण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नताओं के कारण साथ साथ रह सकती हैं। उसके बाद परजीविता के बारे में देखें। परजीविता क्या है? तो यह मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुफ्त अवस्था है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि की कशेरुकियों तक इतने अधिक वर्गीकृत समूहों में विकसित हुआ है, और अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट रूप से विकसित हुए हैं, यानी वे परपोषी की केवल एक ही जाति और परजीवी जीवन बिताते हैं, और इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं। अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी जीवियों को अस्वीकार करने या प्रतिरोधन करने के विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उन साधनों को प्रभावित और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे, और अपने जीवन शैली के अनुरूप परजीवियों ने विशेष अनुकूल विकसित किए, जैसे कि अन्य आवश्यक संबंधी अंगों का अभाव, परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूषकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र के लोप तथा उच्च जनन क्षमता, और परजीवियों का जीवन चक्र प्रायः जटिल होते हैं, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक अथवा रोगवाहक होते हैं जो इनके प्राथमिक परपोषी के परजीविता को सुगम बनाते हैं। मानव यकृत प्रणाव यानी लेबर फ्लूक और प्रणाव क्रेमेन परजीवी यानी ट्रिमेटोपैरासाइड अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे मेघा और मछली पर निर्भर रहता है। और मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषी पर फैलने के लिए रोगवाहक यानी मच्छर की आवश्यकता पड़ती है, और अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और उनके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी जब कमजोर बनकर उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षा बना देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाए बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए, और तब प्राकृतिक वर्ण ने ऐसे पूरी तरह से अहानिकारक परजीवियों का विकास क्यों नहीं किया? परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर स्तन यानी आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी यानी एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं, और इसके प्रसिद्ध उदाहरण मानवों पर जू के समूह और कुत्तों पर चिड़िया यानी ट्रिक्स है, और अनेक समुद्री मीन बाह्य परजीवी रित पात्रों यानी कॉपीपोड्स द्वारा ग्रस्त है। और करकूटा यानी अमरवेल एक जीवित पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है, और विकास प्रक्रिया के दौरान इसका पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती है। यह जिस पोषी पादप पर रहता है उसी से अपना पोषण लेता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, हालांकि जनन के लिए उसको
को हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? इसके विपरीत अतः परजीवी यानी इंडोपैरासाइट वे हैं जो परपोषी के शरीर में भिन्न स्थलों यकृत, वृक्क और फुसफुस, लार, रुधिर कोशिका आदि पर रहते हैं और उनके आकारिकीय और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि उनके जनन शक्ति को बल देते हैं। पक्षियों में अंड परजीविता यानी ब्रूड पैरासिटिज्म परजीविता का लुभावन उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी अपनी अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडों को सेने यानी इनक्यूबेट देता है और विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडे के सदृश विकसित हो गए, ताकि परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिया जाए और घोंसले से उन्हें निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाती है। और अपने आसपास के पार्क में प्रजनन ऋतु यानी बसंत से ग्रीष्म ऋतु के दौरान कोयले की गतिविधियों का पीछा कीजिए और अंड परजीविता को होते हुए देखिए, सहभोजिता देखें। तो यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि और न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादप यानी एपिफाइट के रूप में उगने वाला आर्किड और हेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नेकल की फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और हेल को उनसे कोई न लाभ होती है और पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट सहचार्य में रहते हैं। और यदि आप कृषि फर्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यह दृश्य देखने को मिलते होंगे। सहभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। और यहाँ पशु चरते हैं और उनके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चरते हैं तो वनस्पति को खिलाते हैं, जब पशु चरते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं और बगुले उन कीटों को खाते हैं, और अन्यथा वनस्पतिक कीटों की ढूंढता और पकड़ना बगुले के लिए कठिन होता। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनिमोल दंशक स्पर्श यानी स्ट्रिगिंग टेंटेकल होते हैं, और जिसमें उनके बीच रहने वाली क्लाउन मछली का है और मछली को पर भक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो वो दंशक स्पर्शकों से दूर रहती है। और क्लाउन मछली से एनिमोल को कोई लाभ मिलता है और ऐसा नहीं लगता। और सहपारिका देखें, उसके बाद सहपारिकता के बारे में देखें तो इस परस्पर क्रिया करने वाले दो जातियों को लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषण शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी इस संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। और इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल यानी माइकोराइजी इस साहचर्य है। और कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के सहपोषण में पादप की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट देते हैं। सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप प्रणाली संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के प्रकटने के लिए प्राणियों को सहायता चाहिए। स्पष्ट है कि पादप को जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से है उनके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार अथवा शुल्क के रूप में परागण कारियों यानी पॉलिनेटर को पराग यानी पॉलन और मकरंद यानी नेक्टर तथा प्रकरणों को रसीले और पोषक फल देते हैं, और लेके परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं। और जब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में परोपकारियों के लिए प्रायः सह विकास क्यों शामिल है, अर्थात पुष्प और इसके परागकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूत इससे जुड़े हुए हैं। और अंजीर के पेड़ों की अनेक जातियों में बर्ब की परागकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है, और इसका अर्थ यह है कि कोई दी गई अंजीर मजबूत संबंध है, और इसका अर्थ यह है कि कोई दी गई अंजीर जाति केवल
इसके साथ ही वर्ग की जाति से ही परागित हो सकती है और वर्ग की दूसरी जाति से नहीं। और मादा वर्ग फल को न केवल अंड निरेक्षण यानी अंडे देने के लिए काम में लाती है, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों को और डिंबकों यानी लार्वी के पोषण के लिए प्रयोग करते हैं। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए वर्ग अंजीर पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस को परागित करती है और इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्धनशील बीज परिवर्धन वर्ग के डिंबकों को आहार के रूप में देता है। और उसके बाद आर्किड पुष्प प्रतिरूप की आश्चर्यचकित कर देने वाली विविधता दर्शाते हैं, जिसमें से अनेक सही परागकर्णी कीट यानी भ्रमरों और गुंज मक्षिकाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं, ताकि इनके द्वारा निश्चित रूप से परागण हो सके। और इन सभी आर्किड यह पुरस्कार पेश नहीं करते और फ्रेस नाम भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन आर्किड मक्षिका यानी बी के एक जाति परागण कराने के लिए लैंगिक कपट यानी सेक्सुअल डिसीज का सहारा लेता है। और इस पुष्प की एक पंखुड़ी साइज रंग और चिन्हों में मादा मक्षिका से मिलती जुलती है और नर मक्षिका इसे मादा समझकर इसी की ओर आकर्षित होता है। पुष्प के साथ कूट मैथुन करती है और इस प्रक्रम के दौरान इस पर पुष्प से पराग झड़कर उस पर गिरती है और तब वहीं मक्षिका दूसरे पुष्प से कूट मैथुन करती है तो यह यहाँ शरीर पर लगे पराग डालती है और इस प्रकार पुष्प की परागित करती है। और मगर विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा सा भी बदल जाता है तो पराग की सफलता कम रहेगी। अतः आर्किड पुष्प अपनी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के सदृश बनाए रखते हैं। उसके बाद सारांश देखें तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी इन जीवों की अपने पर्यावरण के अजीवी यानी भौतिकी रासायनिक कारकों और जैविक घटकों यानी अन्य जातियों के संबंध का अध्ययन है। यह जीव विज्ञान की शाखा है और जीव वैज्ञानिक संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है: जीव, समष्टि, समुदाय और जीव यानी बायो। ताप, प्रकाश, जल और मृदा पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक हैं और जिनके प्रति जीव विभिन्न प्रकार से प्रतिकूलित है और जीवों द्वारा आंतरिक पर्यावरण यानी होमियोस्टेसिस के स्थिर रखने से इष्टतम कार्य निष्पादन हो सकता है। लेकिन परिवर्तनशील बाह्य पर्यावरण के संदर्भ में केवल कुछ ही जीव यानी नियामक होमियोस्टेसिस के लिए सक्षम है और जीव अपने आंतरिक पर्यावरण का आंशिक रूप से नियम कर लेते हैं अथवा केवल उनके अनुरूप कर लेते हैं। और कुछ अन्य जातियों ने स्थान प्रवासन अथवा समय यानी ग्रीष्म निष्क्रियताशील निष्क्रियता और उपरति या क्रमशः एस्टिवेशन हार्मोनेशन और डायपॉज में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूल विकास कर लिया है। और उसके बाद प्रकृति के वर्ण द्वारा विकासीय परिवर्तन समष्टि स्तर पर होता है और इसलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और समष्टि किसी भी दी गई जाति के व्यष्टि का समूह है जो सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र में समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करते हैं और उन संसाधनों से जन्म और मृत्यु दर, लिंग अनुपात और आयु वितरण आदि गुण होते हैं जो व्यष्टियों में नहीं होते। समष्टि में नरों और मादाओं के भिन्न आयु वर्ग का अनुपात प्राय आयु पिरामिड के रूप में भौगोलिकतः दर्शाया जाता है और इसका आकार यह बताता है कि क्या समष्टि स्थिर है, बढ़ रही है या घट रही है। समष्टि पर किसी भी कारक का पारिस्थितिकीय प्रभाव आमतौर पर उसी के साइज में प्रतिबिंबित होते हैं और जिससे जाति के अनुसार विभिन्न तरीके जैसे संख्या, जीव, भार, आवरण, प्रतिशत आदि से व्यक्त किया जा सकता है। समष्टियाँ जन्म और अप्रवासन से बढ़ती है और तथा मृत्यु और उत्प्रवासन से घटती है और जब संसाधन असीमित
सीमित होते हैं तो वृद्धि प्राय चरघंताकीय है, लेकिन जब संसाधन उत्तरोत्तर सीमांकारी होते हैं जाते हैं तब वृद्धि प्रतिरूप पॉलीजिस्टिक यानी संभार तंत्रीय हो जाती है और दोनों मामले में वृद्धि अंततः पर्यावरण की पोषक क्षमता से सीमित होती है और प्राकृतिक वृद्धि की इंटरनेज दर किसी समष्टि का वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति की माप है। और प्रकृति में भिन्न जाति की समष्टियां आवास में पृथक नहीं रहती बल्कि कई तरह से पारस्परिक क्रिया करती हैं और दो जातियों के बीच पारस्परिक इन क्रियाओं को परिणाम के आधार पर स्पर्धा यानी जो दोनों जातियों को हानि होती है और परभक्षण और परजीविता, इसमें एक जाति का लाभ होता है जबकि दूसरी को हानि। सहभोजिता, जिसमें एक को वो लाभ पहुंचता है तो दूसरी को अप्रभावित रहती है और अंतर जातीय परजीविता, जिसमें एक को हानि होती है तो दूसरा अप्रभावित रहता है और तथा अनुसहोपकारिकता, जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। परभक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसके द्वारा पोषी ऊर्जा अंतरण सुगम होता है और कुछ परभक्षी अपने शरीर समष्टि को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। पादपों ने शाकाहार के विरुद्ध अकारिका और रासायनिक विधि रक्षा विधि विकसित की है और स्पर्धा में ऐसा समझा जाता है कि उत्तम स्पर्धी घटिया स्पर्धी को विलुप्त कर देता है और लेकिन अनेक निकट संबंधी जातियों ने विभिन्न क्रिया विधि विकसित की जो उनके सह अस्तित्व को सुगम बनाती हैं और कुछ प्रकृति ने सहपकारिकता के कुछ सबसे आकर्षक मामले पादप परागणकारी पारस्परिक क्रियाओं में देखा जा सकता है।